Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज की क्लास में फिर से एक मॉक टेस्ट करते हैं। आपका एग्जाम बिल्कुल क्लोज है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान दें और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको ध्यान से सॉल्व करते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है पैसिव फॉर्म क्या होगा इसका। आप समझते होंगे पैसिव फॉर्म बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका आपको सिखाया गया है, वो सभी तरीके आप यूज करिए आराम से, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे लिखा हुआ है डिड ही डू, तो यहां पे देखो ये डिड लिखा है और ये डू लिखा है, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब देखो डू और डज और डिड अगर यहां पे पहले नंबर पे आता है तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब है जिसकी फॉर्म्स होती है डू, डिड, डन, डूइंग। तो जनरली जब एग्जाम में डू डज से क्वेश्चन आता है तो गलत कर लेते हैं बच्चे। कैसे गलत होता है देखो, इसमें क्वेश्चन है तो नीचे भी क्वेश्चन बनना चाहिए, इसीलिए देखो सब में क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड थिंग कि क्या डिड का डिड लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, डिड का डिड नहीं होता। आपको हमेशा डिड को हटा के उसका पैसिव बनाने के लिए वोज वर हेल्प लेना चाहिए। वोज वर यानी डिड का रिप्लेसमेंट हमें क्या क्या देना पड़ता है यहाँ पे, वोज और वर में से कोई एक, इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन यह है कि वोज वर कहां कहां लिखा हुआ है। तो देखो हिज मिशन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके हिसाब से सब में वोज लगा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन देखो ना वोज वर के बाद यहां डू की फर्स्ट फॉर्म दोबारा से लिखी हुई है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डिड का रिप्लेसमेंट हैड नहीं वोज वर होगा कोई एक। और यहां वोज क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि डू नहीं, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अब बचे हैं दो आपके पास ऑप्शन, वोज। अब यहां डन लिखा है, यहां बीइंग डन लिखा है, तो बीइंग तो आईएनजी फॉर्म में आता था ना, इसका मतलब सी भी गलत है। आप अपना आंसर क्या कर दीजिए, ए। एलिमिनेट करके आप आंसर बनाओ, रिमूव करके आंसर बनाओ कि क्या नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसको हटाते चले जाओ, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से चलना है। चलिए फटाफट से, और ध्यान रखना कॉपी पेन साथ में होना चाहिए आपके। आपको कॉपी पेन साथ में रखना है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट देते थे बिल्कुल वैसे ही देना है। आपने 25 क्वेश्चन आपने सामने लिख दिया नंबर वाइज, आपने आंसर दिया, जितने ठीक हो रहे टिक करते चले जाओ, जितने गलत हो गए क्रॉस, और अपना एक ओवरऑल देखो कितना स्कोर बन रहा है आपका इंग्लिश में, ठीक है जी। डज शी नोज मी, सॉरी डज शी नो मी। अब देखो यहां पे लिखा है डज शी नो, तो फिर से डज आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं ना, एक्टिव सेंटेंस, तो एक्टिव सेंटेंस में आपके पास डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है 3D वाली, ये यूज कर सकते हो आप। यानी एक्टिव में लिखना तो सही माना जाएगा, इसको एक्टिव में बिल्कुल सही माना जाएगा, एक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसका बनाने क्या लग जाओगे, पैसिव, तो पैसिव बनाते समय माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब आप पैसिव बनाते हो तो पैसिव में आपको डू डज डिड नहीं लिखना होता। ना तो डू लिख सकते हो, ना डज लिख सकते हो, और ना ही डिड लिख सकते हो। तो क्या लिखा जाता है, डू डज अगर होता है तो उसकी जगह पे इज एम आर लिखना होता है पैसिव फॉर्म में, और अगर डिड लिखा हो तो उसकी जगह पे वॉज या फिर वर लिखना होता है, वॉज वर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि डू डज लिखा है तो इज एम आर होना चाहिए, इज एम आर सब में लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब सब आंसर बन सकते हैं। मी को आप आगे लेके आओगे तो आई बन जाएगा, शी तो नहीं बनना चाहिए, शी तो नहीं बनना चाहिए, आई। दो ऑप्शन एम दोनों में लिखा है, यहां भी नॉन, यहां भी नॉन, यहां बाय मी, यहां टू मी। तो आप जरा सोचो, बाय हर और टू हर, तो शी को हर में चेंज करेंगे, बाय हर के टू हर। तो वैसे तो जनरली बाय लगाना चाहिए हमें, लेकिन आपने ध्यान दिया हो कि कुछ वर्ब्स में टू लगता है। जैसे आप एक वर्ब यूज करते हो नो, एक वर्ब होती है कंटेन, किसी के अंदर कुछ होना। तो आप ये जो दो वर्ब है खास करके एग्जाम में आती है, तो इनके साथ हमें प्रेपोजिशन टू लगाना होता है, बाय नहीं लगाते इनके साथ। जनरली बाय लगता है, लेकिन इन वर्ब के साथ जब नो यूज करोगे, कंटेन यूज करोगे, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना होता है। तो जब भी मुझे नो के साथ पैसिव बनाना होता है, या फिर मैं मैरी के साथ
मैरी वर्ब के साथ पैसिव बनाता हूं तो मैरी वर्ब के साथ भी मुझे पैसिव में क्या लगाना पड़ता है, टू। तो याद रखना एग्जाम में इन वर्ब्स को यूज किया जाता है पैसिव में। नो, कंटेन, मैरी, इनके साथ जब पैसिव बनता है तो प्रेपोजिशन बाय ना लगाते हुए हमें टू प्रेपोजिशन लगाना होता है। जैसे सरप्राइज के साथ एट लगाना चाहिए, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो यहां टू लगाएंगे तो अब बड़े आराम से आंसर किसको टिक कर सकते हो, डी को। डी आंसर बनेगा इसका, क्योंकि इसमें टू लिखा है, उसमें बाय वाला गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। एंटोनिम बताना है आपको। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है और आपने हैजर्ड का बताना है। हैजर्ड का मतलब पता ना किससे होता है, खतरे से होता है, डेंजर से होता है, ठीक है। तो उल्टा बताना है। तो जो खतरे वाले मीनिंग बन रहे हैं वो तो आपके आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक तो पेरल्स लिखा हुआ है, पेरल्स का मतलब भी खतरे से होता है। ये तो पीछे वाले पेपर में आया भी था, याद करो जब हमने पीछे प्रैक्टिस की थी ना, तो पेरल्स का ही बताना था, तो आंसर उसका हैजर्ड बना था, सिनोनिम बताना था। तभी बोला रिपीटिशन काफी होता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये तो सेम मीनिंग हो गया, हमें बताना तो उल्टा है। अब एक लिखा है आपके पास जेपर्डी, तो जेपर्डी लिखा है तो जेपर्डी का मतलब भी खतरे से संबंधित होता है। ये तो दोनों सेम है। जेपर्डी लिखो, पेरल लिखो, एक ही बात है। डेंजर का मतलब भी खतरे से संबंधित होता है। प्रोटेक्शन का मतलब तो खतरा नहीं होता ना। इसका मतलब आपका आंसर बना सी, प्रोटेक्शन होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हमें सीधा नहीं उल्टा मीनिंग बताना था। तो हैजर्ड का उल्टा मीनिंग क्या बन जाएगा, प्रोटेक्शन। ऐसे आंसर बनाना चाहिए। आई होप आपका आंसर बन रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, आप ज्यादा कोशिश फटाफट से बनाने की कोशिश करो, टाइम हमें बचाना है, सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द रेसलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव्ड। रिटेलिएटेड का मतलब क्या होता है, रिटेलिएटेड का मतलब होता है बदला लेना, जैसे को तैसा, ठीक है। तो बदला लेने की सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो अपने उसने ब्लो का बदला लिया एक तरह से, जो उसको मिला था। अब बदला देने की रिस्पेक्ट में आपको लिखना क्या है, उसका सिनोनिम लिखना है इस बार, एंटोनिम नहीं, सिनोनिम। तो बदला लेने का मतलब हुआ कि रेसलर ने रिटेलिएटेड द ब्लो, जो ब्लो उसको घूसा लगा होगा, उसका बदला लिया, दैट ही रिसीव्ड, जो उसको मिला था, जो उसको लगा था, ठीक है। तो क्या रिस्पेक्ट से मीनिंग बनता है जी? जी नहीं। मैंने बोला है आपको हमेशा, अगर आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो स्ट्रेंजर है आपके लिए, पहली बार देख रहे हो, तो उसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेट करते चले जाओ कि क्या नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि इसका मतलब है बदला लेना, तो रिस्पेक्ट का तो मीनिंग नहीं बनता ना, क्योंकि हमें तो सेम मीनिंग चाहिए। अब अगर मैं वेलकम लिखता हूं तो भी तो वही मीनिंग बनता है, इस पे हमें डाउट है। और फॉरगिव का मतलब माफ करना होता है, तो भाई तीनों का तो दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं बन रहा। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, सी। अब रेसिप्रोकेटेड जो होता है ना, इसका मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। यानी अगर उसको मिला है तो उसने वापस भी किया, बदला लिया है, तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। लेकिन ये दोनों तो, ये तीनों वर्ड तो दूर दूर तक इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आंसर हमारा सी माना जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आंसर बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। जो सी सही है वो सही है, आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। कंट्राडिक्शन की स्पेलिंग तो यही होती है, उसमें डिक्शन भी लिखा है, कॉन्ट्रा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एबोरेंट का स्पेलिंग भी सही लिखा हुआ है, डबल आर लिखा है, उसके अंदर डबल आर होना भी चाहिए। सिंगल आर एग्जाम में कभी कभी लिखा होता है। फिर उसके बाद कंडेंसिंग लिखा हुआ है। कंडेंसिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि गैस से कोई लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, जब उसको कंडेंसिंग बोलते हैं। और आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, उसकी स्पेलिंग में सी नहीं होता है, इस सी की जगह पे एस होता है, एस। कंडेंसिंग की स्पेलिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सी की जगह एस लिखते हैं। तो यहां पे जो स्पेलिंग एरर दिखता है वो किस में दिखता है हमें, सी में। यानी यहां पे सी की जगह पे होना चाहिए था एस, तब बनता कंडेंसिंग, ठीक है। हेडिटरी की स्पेलिंग ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी स्पेलिंग्स तो आपकी बिल्कुल ओके थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो स्पेलिंग की मिस्टेक थी वो किस में थी, कंडेंसिंग की में थी। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चीज पूछी है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इस बार। अब क्या क्या इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं फिर से। अब देखो जरा ध्यान से,
यहां पे बुके लिखा हुआ है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, टी होता ही है इसके अंदर, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यहां हाइजीन लिखा हुआ है, हाइजीन, जो जो सामने वर्ड आएगा उसकी स्पेलिंग बनाते चले जाएंगे हम। हाइजीन की स्पेलिंग अगर आपने ध्यान दियो ना, तो हाइजीन में क्या होता था भी, आप इस तरह से पहले तो हाई लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो जीन है ना, जीन जी से स्टार्ट होता है, तो उसमें पहले आई आएगा, आई आएगा पहले, फिर हम लिखते हैं ई एन ई, फिर लिखते हैं ई एन ई, यानी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो किसके अंदर दिखाई गई है, बी के अंदर। बी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मोर्टेज जो लिखा है उसका स्पेलिंग ठीक है, शैंपेन का स्पेलिंग ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है, हाइजीन की स्पेलिंग में। हाइजीन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास पूछा गया है ईडियम, आपको बताना है ईडियम, और ये बहुत आसान ईडियम पूछा गया है, ऑन क्लाउड 9। याद होगा 9 का मतलब 7 होता है, सातवें आसमान पर, ऐसा आपको सिखाया भी होगा मैंने। तो सातवें आसमान पर, ये हमने सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है, हमने हमारे सामने ऑलरेडी वर्ड आया हुआ है। तो सातवें आसमान पे कब बोलते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश होने की रिस्पेक्ट में। तो फ्लाइंग नहीं, फ्लोटिंग नहीं, ड्रीमिंग नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, वेरी हैप्पी। इसका मतलब क्या होगा, वेरी हैप्पी होगा। ऑन क्लाउड 9 का मतलब वेरी हैप्पी। क्लियर हो गया ना, ईडियम था, आसान ईडियम आ गया था, ठीक है जी। अब फिर से ट्राई करते हैं, इस बार हमसे क्या पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है तो मतलब सीधा वर्ड, ठीक है ना, सेम मीनिंग बताना है आपको। सेम मीनिंग बताते हैं। द प्रोफेसर रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द एरोनियस। एरोनियस से कुछ याद आ रहा है आपको, एरो से एरर, एरर का सेंस आता है ना इसमें। एरोनियस का मतलब ही क्या होता है, अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, कुछ गलत बोल दिया है जिस पे विश्वास ना किया जाए, अशुद्ध है जो, तो एरोनियस लिखा हुआ है। तो एरोनियस का मतलब आपको यहां पे देखना है सिनोनिम के रूप में। आप देखो क्या क्या हो सकता है, क्या सुटेबल हो सकता है, क्या इसका सीधा मीनिंग ये गलती से संबंधित है तो सुटेबल तो नहीं होगा, लूसिड भी नहीं होगा। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, गलत, और ये भी क्या है, एरोनियस भी क्या है, अशुद्ध, तो इसका मतलब सीधा मतलब मिल गया हमें, इनएक्यूरेट इसका मतलब बनेगा। सेंसिटिव तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, तो इनएक्यूरेट इसका बिल्कुल सही सिनोनिम माना जाएगा, क्योंकि एरोनियस, एरो से ही एरर बनता है और एरर से ही बनता है एरोनियस, ठीक है। एरोनियस का मतलब अशुद्ध होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या पूछा है हमसे, एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपके सामने आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, बड़े ध्यान से पढ़ लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो गिवन लाइन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं यहां से यहां तक, इस पूरे को एक ही लाइन में अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो क्या करोगे। आप देखो फटाफट से आप क्या लिखोगे इसको, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़ो और बता दो इसका मीनिंग क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में बता देना। समय समाप्त, मैं बताता हूं। देखो, एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, नॉट एग्जेजरेटेड का मतलब पता है क्या होता है, एग्जेजरेटेड होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, ठीक है। तो एग्जेजरेटेड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो चीज बढ़ा चढ़ा के बोली गई हो। और आप देखो यहां पे एक आपका, जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते थे, अलंकार बोलते थे, उसमें एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है देखो इसमें, हाइपरबोले। इसको क्या बोलते थे, हाइपरबोले। हिंदी में बोलते थे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता था ना एक, यानी जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात को बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो हाइपरबोले का मतलब भी क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो इसका मीनिंग हो गया हाइपरबोले।
ठीक है। हाइपरबोले का मतलब बढ़ा चढ़ा के, तो एग्जैजरेटेड का जो मतलब होता है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट का मतलब जो बढ़ा चढ़ा के स्टेटमेंट बोली जाती है, और हाइपरबोले का मतलब भी जो बढ़ा चढ़ा करके बातों को बोला जाता है। तो इसका मतलब फाइनली आंसर हाइपरबोले बन गया। अलंकार थे ये, फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट करना है। तो एक बार फटाफट से मैं चाहूंगा, फटाफट से फिर से पढ़ लीजिए, मैं इतना आपको बता रहा हूं, ए, बी और सी और डी। एक क्विक रिवीजन फटाफट से कर लीजिए, कुछ शुरुआती वर्ड से थोड़ा सा आइडिया मिले आपको। फटाफट से देख लीजिए एक बार, फिर आप आंसर बताना। आंसर दिया करो, देखो आंसर नहीं बनाओगे तो मेरा यहां प्रैक्टिस कराने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको बड़े ध्यान से खुद ही समझना है, जो पैसेज लिखा है आपके सामने, जो लाइंस लिखी है उसको ध्यान से पढ़ा करो और कोशिश करो कि आंसर आपके बनने लगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है डजन्स ऑफ डिस्टेंटली, फिर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पहली शुरुआती लाइन पढ़ना जरूर चाहूंगा, उससे थोड़ा मुझे आइडिया मिलेगा। इंडिया हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश देन एनी अदर कंट्री। ओके, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ओके, कोई पुरानी बात बताई गई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। सिंस द अर्ली 16th द इंग्लिश लैंग्वेज हैज हैड। ओके, तो देखो इसमें एक पास्ट की घटना बताई गई है, तो इससे बात समझ में आती है कि हम पुरानी बात कर रहे हैं, कोई 1600s की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमारी पहली लाइन तो यही बनेगी। अच्छा, और मैंने जब ये पढ़ा है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही तो बताया गया है। तो पहले इंफॉर्मेशन आएगी, फिर इसका बैकग्राउंड आएगा, यानी पहले डी आएगा फिर सी आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। आगे की बातें देख लेते हैं कि पहले और दूसरे पे क्या आएगा। अब देख लेते हैं पहले यही आंसर है क्या। डी कहां लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी में भी है और डी में भी है, दोनों में है, और हमें डी के साथ सी देखना है, तो डी के साथ सी लास्ट वाले मिला, यही आपका आंसर बन गया। बस ऐसे बनाना होता है। अरे कोई पास्ट की घटना, कोई ईयर लिखा हो पुराना, तभी तो ये सारी बातें बोली जाएगी ना। पहले उसकी इंफॉर्मेशन आएगी कि जो इतनी पुरानी बातें हैं उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है, फिर आगे की बातें बताई गई हैं। तो इसका मतलब डी सी, यानी आंसर क्या बनेगा आपका, सबसे लास्ट ऑप्शन डी और सी इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे देखो फटाफट से, ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से एक हमारे सामने पैराजम्बल का क्वेश्चन है, ऑर्डर है, लेकिन इस बार क्या है, देखो द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, ये फिक्स हो गई लाइन, मतलब जो भी जोड़ना है इसके बाद जोड़ना है। और हमने देखा कि ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस की शुरुआत तो सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब देनी होती है हमें, तो वर्ब देंगे इसको, द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। अब ज्यादा ऑफिशियल्स है ना, तो हम ज्यादा की रिस्पेक्ट में तो हैव ही लगाएंगे, तो इससे सीधा मैसेज मिलता है, एस आएगा पहले। भाई आप हैव लगाओगे ना, सीव नहीं आएगा, द नहीं आएगा, रिकमेंड नहीं आएगा, आपको हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू। अब देखो यहां से भी हिंट मिल गया है, टू वर्ड लास्ट है टू, और टू के साथ अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ूंगा। फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी लिखी है, एक तो सीव लिखा हुआ है, एक रिकमेंड लिखा हुआ है, द तो नहीं आएगा, द नहीं आएगा। अब इन दोनों में से एक बताओ, देखो एस का मतलब, यानी या तो आंसर सी बनेगा या फिर ए बनेगा। अब खुद बताओ फटाफट से कि ज्यादा सुटेबल कौन सा, क्योंकि मुझे लगता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ये भी लिखी हुई है और रिकमेंड भी फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों आंसर बन सकते हैं। लेकिन आप अब आपको देखो ना, यहां फंस गए हम। यहां हमें ध्यान से एक रिलेवेंट लाइन लेनी पड़ेगी जो कि सुटेबल हो इसके साथ, कि द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू सीव थ्रू द एप्लीकेंट्स, या फिर अगर मैं दूसरे वाले लाइन को जोड़ता हूं, हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू रिकमेंड द शॉर्ट लिस्टेड नेम्स टू सीव थ्रू द। ज्यादा सुटेबल क्या रहेगा, मुझे लगता है आर ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आर ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि देखो टू सीव थ्रू द एप्लीकेंट क्रेडेंशियल्स, उसके बाद आएगा रिकमेंडेड, या फिर कुछ द आ सकता है, वो देखेंगे ऑर्डर कौन सा सही लग रहा है। यानी ये तय हुआ कि एस के बाद आर आएगा, तो देख लेते हैं एस के बाद आर कहीं लिखा है तो बिल्कुल सही है। देखो एस के बाद आर मिल गया है और यही आंसर होगा। फिर उसके बाद पी आ जाएगा और सबसे लास्ट में फिर क्या आएगा, द वाली लाइन आएगी, द वाली लाइन सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली एस के साथ आर आना चाहिए, तो इसके साथ ये वाली लाइन मैच कर रही है, ऐसे बनाएंगे आप। तो छोटे छोटे देखो, मैंने जैसे टू से हिंट बना लिया, ये छोटे छोटे वर्ड हेल्प करते हैं, ध्यान रखना।
जैसे मुझे अब ये सब्जेक्टिव पार्ट दिखाई दिया तो मुझे उसको वर्ब देनी थी, तो वर्ब मैंने देखा यहां प्लूरल है तो हैव लगा दिया, ठीक है। फिर आता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़नी थी तो सी भी हो सकता है, रिकमेंड भी, लेकिन रेलेवेंट लाइन जो बन रही है वो इसके साथ बन रही है। आप यही चीज चेक किया करो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कुछ पार्ट अंडरलाइन किया गया है और फटाफट से बता दो कि अंडरलाइंड पार्ट ध्यान से पढ़ो सेंटेंस के हिसाब से और क्या सुटेबल ऑप्शन रहेगा, या आपको लगता है इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो हमें इंप्रूव करना कहा है आउट ऑल आवर कैलकुलेशन, यानी हमारी कैलकुलेशन से बाहर। तो क्या उसको रिप्लेस करने के लिए आप अंडर लगाओगे? अंडर तो आप कंट्रोल में होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि अंडर ऑल आवर कैलकुलेशन, ये नहीं होगा क्योंकि आउट लिखा है ना। आउट का मतलब तो समझ रहे हो, बाहर होना चाहिए, परे होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये नहीं होगा क्योंकि आउट नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि इसका आंसर नहीं है कोई। देख लेते हैं आंसर होगा तो, ये तो लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, ये भी नहीं होगा। हाँ, बियॉन्ड बिल्कुल सही है। आउट का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है परे, ये भी एक प्रेपोजिशन है। जो चीज हमारी रीच से बाहर हो जाती है उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशन। तो जिस तरह से लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन से बाहर जा चुकी है। तो उस बाहर, जो हमारी रीच से बाहर होती है, उसके लिए हम बियॉन्ड भी तो लगा सकते हैं ना, बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशन। तो इसका सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल मौजूद है, इसलिए ये नहीं आंसर होगा। आप लिख सकते हो इसकी जगह पे बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशन। बियॉन्ड का मतलब होता है जो हमारी रीच से बाहर होता है, परे होता है, ठीक है। तो यहां आउट ऑल आवर कैलकुलेशन लिखो या बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशन लिखो, बात एक ही मानी जाएगी। क्लियर? आगे देखो, फिर से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। और इसमें सेंटेंस में पूछा क्या गया है हमसे? सिनोनिम पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको। आप बताओ फटाफट से, पढ़ो ध्यान से, फिर मैं बताता हूं हमसे। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो, लया दुरई सुलेमान was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth. Okay, एक ग्रेट टीचर की बात बताई जा रही है। बिकॉज ही इंस्टिल्ड इन ऑल द चिल्ड्रन। अब ये इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? इंस्टिल्ड का मतलब क्या? क्या स्टॉप्ड होगा? क्या वो इतने ग्रेट टीचर रहे थे? क्यों थे इतने ग्रेट टीचर? बिकॉज, क्योंकि ही इंस्टिल्ड इन ऑल द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ देयर ओन वर्थ। अपने ही तरह से, अपनी वैल्यू से किसी चीज को बच्चों को समझा देते थे वो। तो स्टॉप तो नहीं होगा कि बच्चों को रोक देते थे वो। टुक आउट भी नहीं होगा। इनकलकेट का मतलब, इनकलकेट का मतलब ही होता है किसी को अच्छे से समझा देना, उसके दिमाग में किसी बात को डाल देना। ठीक है, टीचर करते हैं ना कि आपको अच्छे से समझाते हैं, आपकी बात, आपके माइंड को अच्छे से रीड करके आपको सारी बातें समझाते हैं। तो इनकलकेट करना, तो ये बिल्कुल एक सुटेबल ऑप्शन बन रहा है। नेग्लेक्टेड तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? इनकलकेट। यानी इंस्टिल्ड का मतलब यहां पे क्या बन पा रहा है आपका? इनकलकेट। क्योंकि अगर मैं इनकलकेट लिखता हूं, इन ऑल द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ देयर ओन, अपने ही तरीके से बच्चों को समझा देते थे, इसलिए वो एक अच्छे महान टीचर थे। ठीक है, आगे देखो, यहां पे क्या बताना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम। इडियम है ये, समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, कि किसी का हार्ट एक सही जगह पे है, ये इसका मीनिंग बन रहा है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है इसका मीनिंग। ठीक है, तो चलो पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसका। सडनली फील सो एक्साइटेड, समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, कि किसी का हार्ट सही जगह पे है, दिमाग सही जगह पे है।
तो क्या एक्साइटेड फीलिंग होगा? जी नहीं, ये मैच नहीं कर रहा, ये मतलब इंडिकेट भी नहीं कर रहा उस चीज को। चेंज योर ओपिनियन, द वे यू फील, अपने थॉट को चेंज करना। समवन्स हार्ट, ये भी सेंस नहीं देता ज्यादा। शेयर सीक्रेट वरीज विद समवन एल्स, नो, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, वही आंसर है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर। समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन द, कभी कभी कोई इंसान गलत बोल जाता है, गलत कर जाता है, फिर भी वो क्या है? अच्छा इंसान होता है। ठीक है ना? हमें लगता है ना कभी कभी कोई इंसान कि आपके सामने देखते होंगे कि वो बड़ा बहुत गलत बोल जाता है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, तो वो वाला सेंस जो होता है ना, तो समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस। हम मानते हैं कि उसका जो हार्ट है वो सही जगह पे है, भले वो बोलने में बुरा लग रहा है हमें, लेकिन उसका हार्ट सही प्लेस पे है। तो समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस का मतलब हुआ समवन इज गुड, अच्छा है वो, ठीक है, इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन द रॉन्ग मैनर, हालांकि कभी कभी वो क्या करता है? गलत बोल भी देता है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें क्या करना है आपको? पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें स्प्लिट किया है, लेकिन ध्यान दे नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो एरर तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब तो शी के साथ हैज लगाने में कोई एरर नहीं है, नॉट लग सकता है इसको, रिटन थर्ड फॉर्म लिखिए, यहां तक तो कोई एरर दिखता ही नहीं, कितना आसान काम हो गया है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, कोई एरर थोड़ी ना इसमें। अ सिंगल नॉवल लिखा है, पहली बार नॉवल की बात हो रही है, अभी सही लगा हुआ है, कोई आर्टिकल का मिस्टेक नजर नहीं आता। देखा जाए तो एरर तो निकल ही गया भाई, एरर तो निकल ही चुका है ना, कि एरर कहां है? एरर तो हमारा यहीं पे दिखाया जा रहा है। अब क्या एरर है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एरर वहां मिल गया है हमें। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years, बाय 3 years नहीं होता है, फॉर 3 years होता है। आपने देखा होगा टाइम के साथ हम नंबर प्लस टाइम यूज करते हैं, तो बाय के साथ, बाय तो डेडलाइन दिखाता है समय की, जबकि हम बोल रहे हैं कि उसने लिखा ही नहीं है। तो याद करो प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस 4 का यूज कर सकते थे हम, सिंस 4। तो यहां बाय 3 नहीं होना चाहिए था, फॉर 3 years होना चाहिए, फॉर 3 years। यही इसमें मिस्टेक है। तो ये जो एरर है वो सी में है, बाय 3 years की जगह होना चाहिए फॉर 3 years, मतलब 3 सालों से उसने कुछ भी नहीं लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस 4 लगाया जा सकता है, जबकि बाय का यूज हम किस में करते थे? डेडलाइन दिखाने के लिए, डेडलाइन दिखाने के लिए। ठीक है जी, इस तरह से आंसर बना हमारा। आगे देखो, अब फिर से आपसे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और अग्रीमेंट। किसी अग्रीमेंट को कैंसिल कर देना, किसी कानून को कैंसिल कर देना, उसका मीनिंग बताओ। और आप देखो पहले नंबर पे ही मिल गया है हमने एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब ही होता है किसी रूल को, अग्रीमेंट को कैंसिल कर देना। तो इसका आंसर सोचना नहीं है, आपका बन गया है एब्रोगेट। इसका मीनिंग क्या बन जाता है? एब्रोगेट। एब्रोगेट इज द राइट आंसर। आगे देखो। ओके, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आपको पढ़ाते समय मैंने कई बार बोला होगा कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब से मत भूलो। और देखो ये सेंटेंस यहां श्याम से शुरू हो गया, डज नॉट लाफ, और एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, क्योंकि देखो ये अलग सब्जेक्ट है, श्यामा सॉरी, और एक सब्जेक्ट शी लिखा हुआ है। तो जब भी कभी एक सेंटेंस की शुरुआत, चाहे वो पहला सेंटेंस हो चाहे दूसरा सेंटेंस हो, नेगेटिव एडवर्ब से करते हो तो इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन कहता है जो टेंस लिख रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखो सब्जेक्ट से पहले। तो जरा देखो, हमें स्माइल से पहले डज लिखना चाहिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब डज लिखूंगा और इसके एस को हटा दूंगा। तो यहां देखो कहां लिखा है, नॉर भी लिखा है, डज भी लिखा है, शी भी लिखा है, स्माइल भी लिखा है, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा। याद आ रहा है कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से, अब देखो दो सेंटेंस अलग अलग है, कॉमा भी लगा हुआ है, तो जब दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं ना, तो ये अलग है वो अलग है। इस सेंटेंस की शुरुआत नॉर से होता है, नेगेशन का एडवर्ब भी तो होता है, ना का रिप्लाई है ये,
और आप ध्यान दे तो यहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, तो हमें पहले डज लिखा, फिर शी और स्माइल्स नहीं लिख सकते हो भाई, एस थोड़ी ना डज के अंदर, तो इसलिए हमें सी आंसर लेना पड़ा।